नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं वन्य जीव और संरक्षित जो क्षेत्र हैं, वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे कि आखिर वन्य जीव कहते किसे हैं, वन्य जीव की परिभाषा क्या होती है, वन्य जीव के क्या महत्व होते हैं, इनके कौन कौन से संरक्षण क्षेत्र होते हैं, यानी जैसे राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, अभ्यारण्य क्या होता है, संरक्षित जो क्षेत्र होते हैं, जो रिजर्व होते हैं वो क्या होते हैं, सामुदायिक जो रिजर्व होते हैं वो क्या होते हैं, बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं वो क्या है, अन्य जो प्रजातियों के लिए संरक्षण क्षेत्र बनाए जाते हैं वो कौन से हैं, और भारत में जो भी संरक्षित क्षेत्र हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आज संक्षिप्त रूप से लेकिन सारगर्भित जानकारी इन सब के बारे में हम लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो वन्य जीव हैं ये क्या होते हैं, ये सबसे अहम हो जाता है। तो इसमें सभी जीव जंतु आते हैं, उसमें पक्षी, कीट, उभयचर, सरीसृप, मछलियाँ या जो वनस्पति हैं उनकी अलग अलग जो प्रजातियां वो सब शामिल किए जाते हैं वन्य जीव के तहत। दूसरी बात कि ये प्राकृतिक रूप से जंगल या जलीय स्थलीय जो पारितंत्र है उसमें ये वास करते हैं और इसी कारण से इनका खास महत्व होता है। महत्व की अगर बात करेंगे तो कई स्तर पे इनके जो महत्व हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। पहली बात की जो पारिस्थितिकी जो संतुलन है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो भी वन्य जीव हैं उन वन्य जीव के आखिर महत्व क्या होते हैं, किस संदर्भ में ये अहम होता है, सिग्निफिकेंस की बात करेंगे जो वाइल्ड लाइफ है। तो एक एक करके सब पर हम बात करेंगे और इनसे जुड़ी भी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 जो महत्व है वो इकोलॉजिकल बैलेंस में अहम रोल निभाता है। जो पारिस्थितिकी कह सकते हैं, जो संतुलन है उसके बनाने में देखें तो वन्य जीव का अहम एक तरह से रोल होता है और ये लगातार कह सकते हैं कि प्रभावित हो रहे हैं। जैसे शिकार, हंटिंग जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बड़े स्तर पे देखें मानव वन्य जीव जो संघर्ष हो रहे हैं, खाद्य श्रृंखलाओं में जो परिवर्तन हो रहा है, तो ये जो बदलाव हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए देखें तो वन्य जीव का जो महत्व है वो सबसे अहम हो जाता है। दूसरी बात देखें कि वन्य जीव का जो महत्व होता है वो किस संदर्भ में होता है। तो देखिए, जो जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको संरक्षित करने के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो वन्य जीव का जो महत्व होता है वो अहम हो जाता है। तीसरी बात की पारिस्थितिकी तंत्र के जो अलग अलग घटक हैं उनकी जो सेवाएं हैं, तो किसी भी तंत्र के स्तर पे अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो इसमें जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, उनके स्तर पे ये अहम हो जाते हैं वन्य जीव। और सांस्कृतिक धार्मिक महत्व भी इनका अपना होता है। पर्यटन और आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से, इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से देखें तो इनका अहम रोल होता है। वैज्ञानिक और जो औषधि जो उपयोगिता है उस दृष्टिकोण से भी ये अहम हो जाते हैं और इनके अलग अलग जो फायदे हैं उन्हीं के आधार पर देखेंगे तो अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनको अलग अलग स्तर पर संरक्षित किया जाता है। महत्वपूर्ण जो तरीके होते हैं और उन तरीकों के आधार पर अलग अलग जो क्षेत्र बनाए जाते हैं उनकी हम आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, जो कंजर्वेशन रिजर्व हैं, कम्युनिटी जो रिजर्व हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, या अलग अलग जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं विशेष प्रजाति की जो एक विलुप्तता है, उनकी कम होती जो संख्या है, उनके लिए जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट चीता है। तो ये जो प्रयास है ये किए जाते हैं और भारत में देखेंगे जो भी संरक्षित क्षेत्र हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं। तो पहले बेसिक थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर ये होते क्या है। तो देखिए, पहला जो नाम आता है वो राष्ट्रीय उद्यान क्या आता है कि किसी भी विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र और अन्य जो वन्य जीव हैं उनकी संपूर्ण सुरक्षा के लिए नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, जहां पर पहले हमने बात कर लिया था कि आखिर कौन सी गतिविधियां अलाउ होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं। तो मानव की जो गतिविधियां हैं उन पर सख्ती से बैन होता है। चराई, शिकार, वाणिज्यिक जो गतिविधियां हैं वो अलाउ नहीं होती, जैसे हंटिंग है, ग्रेजिंग है, या फिर माइनिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, ये सारे बैन होते हैं। और भारत में वर्तमान में अभी तक देखेंगे तो 107 राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिल जाएंगे। उदाहरण के तौर पे बहुत सारे हैं, काजीरंगा, जिम, कान्हा, गिर, रणथंभौर, बांदीपुर, ये सारे हैं।
दूसरा जो संरक्षित क्षेत्र है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, वन्य जीव अभयारण्य है। वन्य जीव संरक्षण के लिए ये घोषित क्षेत्र होते हैं। मानव जो गतिविधियां हैं वो राष्ट्रीय उद्यान की तरफ पूरी तरह से बैन नहीं होती है। सीमित रूप से आप देखेंगे तो कुछ मानव की जो गतिविधियां हैं वो अनुमति उनको दी गई होती है, जैसे चराई है, टूरिज्म है, सीमित स्तर पे कृषि है। और भारत में देखेंगे तो वर्तमान में लगभग 573 अभयारण्य आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे केवलादेव है, करेरा है, नल सरोवर है, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। संरक्षण अगर रिजर्व की बात करेंगे तो देखिए, समुदाय और सरकार के संयुक्त प्रबंधन में ये क्षेत्र रेगुलेट होता है। वन राज्य क्षेत्रों को क्या करते हैं, समुदाय सहभागिता के द्वारा संरक्षित किए करते हैं। और भारत में वर्तमान में ऐसे जो रिजर्व कंजर्वेशन वाले जो क्षेत्र हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 219 पहुंच चुकी है। एक और संरक्षित क्षेत्र है जिसे सामुदायिक रिजर्व बोलते हैं, कम्युनिटी रिजर्व बोलते हैं। निजी और सामुदायिक भूमि पर संरक्षण देने का प्रयास किया जाता है सामुदायिक रिजर्व के माध्यम से, और समुदाय आधारित जो मैनेजमेंट है वो देखा जाता है। और भारत में से लगभग 110 से अधिक जो सामुदायिक रिजर्व है वो वर्तमान में मौजूद है। एक दो चीज़ें और हैं, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात करेंगे तो यूनेस्को के तहत मानव और प्रकृति के सह अस्तित्व का ये मॉडल माना जाता है। किसी भी क्षेत्र को 3 भागों में सीमांकित किया जाता है। सबसे अंदर का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम कोर रीजन बोलते हैं। उसके बाहर का जो होता है वो बफर होता है, और सबसे जो आउटर रीजन होता है उसे हम ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। दूसरी बात देखिए कि भारत में लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें यूनेस्को के सूची में वो शामिल हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, नीलगिरी, सुंदरबन, ये सारे क्षेत्र हैं। भारत के अगर योगदान की बात करेंगे तो कुल बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं। और कितने शामिल हैं, नवीनतम अगर शीत मरुस्थल की बात करेंगे तो अभी हिमाचल का महत्वपूर्ण शीत जो मरुस्थल है वो इसमें शामिल किया गया। मैप पे भी एक डिटेल में आप देख सकते हैं कि बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं जो भारत में अलग अलग राज्यों में अवस्थित हैं उनको भी आप देख सकते हैं। और भारत में कुछ खास प्रजातियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो संरक्षण कार्यक्रम है वो संचालित किए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे, चीता के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में हाथियों के संरक्षण के लिए पूरा एक कॉरिडोर प्रोटेक्शन बनाया गया। अगर देखेंगे राइनो के लिए तो आसाम में एक सिंग वाले गैंडों की विशेष रक्षा के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया गया। डॉल्फिन के लिए 2020 में नदी और सागर क्षेत्र में जो डॉल्फिन है उनके संरक्षण के लिए ये प्रयास चलाया गया। क्रोकोडाइल के लिए देखेंगे तो मगरमच्छ संरक्षण प्रयास चालू किया गया। इसके अलावा वल्चर जो एक्शन प्लान है वो 2020 से 2025 में जो गिद्धों की लगातार संख्या घट रही है अलग अलग कारणों से, तो उनको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए ये गिद्धों का जो पुनर्जीवन कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई। इस तरह के जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनके संरक्षण की अगर बात करेंगे तो उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो कानूनी प्रावधान है वो संरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ये सबसे अहम हो जाता है। 6 अनुसूची वाला जो ये पूरा एक तरह से एक्ट है वो बनाया गया है। इसमें शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 के तहत बहुत सारे जो वन्य जीव हैं उनको सुरक्षा प्रदान की गई है। जो शेड्यूल 5 है हानिकारक जीवों से जुड़ा हुआ है, तो उनसे भी जो संरक्षण है वो प्रदान की गई है। फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, इसमें 2023 में संशोधन किया गया। वन भूमि को गैर वन उपयोग में बदलने पर एक तरह से रोक की बात की गई। 2023 में जो अमेंडमेंट लाया गया, बॉर्डर एरिया जो एग्जेम्पशन जो लीनियर प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया गया। ऐसे ही आप देखेंगे तो बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है वो लाया गया, ताकि जो जैव विविधता है उसको बढ़ाया जाए। जो जैव संसाधन है उस पर जो संप्रभु अधिकार है उसको लेकर ये एक्ट बनाया गया। राष्ट्रीय जो जैव विविधता जो प्राधिकरण है उसका निर्माण किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इस तरह के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके लिए प्रयास हमेशा किए जाते हैं। जैसे साइट्स 1975 से वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्तर पे जो रेगुलेशन है वो देखता है। जो बोन कन्वेंशन है ये प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर ध्यान देता है। CBD की बात करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन पर ये काम करता है। रामसर जो कन्वेंशन है ये दुनिया भर में फैले जो आर्द्र भूमि है उन आर्द्र भूमियों के संरक्षण का प्रयास करता है। IUCN जो रेड लिस्ट है ये विभिन्न दुनिया भर के जो प्रजाति खतरे की श्रेणी में है उनकी अलग अलग जो स्थिति होती है उसके लिए एक लिस्ट जारी करता है और उनके सुरक्षा को कहीं ना कहीं प्राथमिकता देता है। अब यहाँ पर एक दो चीज़ें और हैं, जैसे साइट्स है, रेड डाटा है, ये सारी बातें अहम हो जाती है। जैसे भारत के जो भी महत्वपूर्ण वन्य जीव हैं जो संकट में हैं,
तो उनमें अगर आप देखेंगे तो जंगली हाथी है, बाघ है, तेंदुए हैं, गिद्ध हैं पक्षियों में। तो ये सब क्या है, इस समय एक तरह से क्या है, ये संकट वाले जीव में है। और इसके पीछे जो कारण है, जैसे मानव वन्य जीव जो संघर्ष है, जो इलीगल हंटिंग है, जो अवैध ट्रेड है इनका, और दूसरी बात की बढ़ता हुआ जो नदी प्रदूषण है, खासतौर पे जैसे जो जलीय जीव हैं जैसे डॉल्फिन है, घड़ियाल है, या अन्य जो वन्य जीव हैं वो भी नदी प्रदूषण से काफ़ी प्रभावित है। वनों में आग लगने की जो लगातार बढ़ती घटनाएं हैं वो एक बड़ा कारण है। इसके अलावा देखेंगे जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सब भी क्या है कि अब आप देखेंगे बड़े स्तर पे क्या कर रहे हैं कि इनका जो प्रभाव है अब वो देखने को मिल रहा है। तो इन सब के कारण आप देखेंगे तो जो वन्य जीव हैं या इनके जो भी संरक्षण वाले क्षेत्र हैं, उनके सामने बहुत सारी जो चुनौतियां हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। और उन चुनौतियों के समाधान के लिए देखें तो सबसे पहली बात क्या है कि दुनिया भर के जो राष्ट्र हैं उनको मिलकर काम करना होगा। दुनिया भर के विभिन्न देशों की जो सरकारें हैं उनके द्वारा जो भी संरक्षण के प्रयास किए गए हैं उनको व्यापक स्तर पर लागू करना होगा, और जो भी त्रुटियां हैं उनको कम करके इनके संरक्षण को महत्व देना होगा। और जो भी चुनौतियां हैं, चाहे वो वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग हो या फिर क्लाइमेट चेंज हो, इस तरह के जो मुद्दे हैं उनको मिलकर उनका समाधान ढूंढना होगा और आम आदमी को भी इससे जोड़कर आगे बढ़ना होगा। तो आज के एपिसोड में हमने डिटेल में बात कर लिया कि आखिर जो भी इस तरह के संरक्षित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषता है, और इनसे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।